हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग आई दृष्टि करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के मध्य नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में भव्य रूप से संपन्न हुआ। और यह सम्मेलन दो ऐतिहासिक अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य वंश समाज की स्थापना के 150 वर्ष। 4 दिनों तक चले इस आयोजन में देश विदेश से हजारों प्रतिनिधि, विद्वान और आर्य समाज के सदस्य, युवा, महिलाएं और वैदिक संस्कृति में रुचि रखने वाले नागरिक उपस्थित रहे। 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया। वैदिक श्लोक त्रिवंतो विश्व मार्यम, जिसका अर्थ है आइए हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं और उसे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर जाएं। इसका उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद जी ने इस श्लोक को आर्य समाज के मार्गदर्शक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया था। और यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से प्रारंभ हुई और 2 वर्षीय उत्सव श्रृंखला के समापन का भी प्रतीक रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा यानी मोरबी जिला गुजरात में हुआ था। उन्होंने मथुरा में गुरु बिरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की और इस मूल बात को समझा कि देश की वर्तमान अवस्था में दुर्दशा का मूल कारण वेद के सही अर्थों के स्थान पर गलत अर्थों का प्रचलित हो जाना है। उन्होंने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की और मात्र 59 वर्ष की आयु में वैदिक सत्य की निर्भीक उद्घोषणा के कारण षड्यंत्रों के चलते 1883 के अंत में उन्हें जोधपुर में जहर दे दिया गया और 30 अक्टूबर 1883 को उनका निर्वाण अजमेर में हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण के पश्चात उनकी स्मृति को अस्थायी बनाने के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना की गई और स्वामी श्रद्धानंद एवं अन्य आर्य नेताओं ने हरिद्वार के समीप गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जहां वैदिक शिक्षा और आधुनिक विषयों का समन्वय किया गया। और 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की घटना के बाद आर्य समाज एक समुदाय की एकजुटता से व्यापक विरोध आंदोलन खड़ा हुआ और इसी एकता और संकल्प का परिणाम था वर्ष 1927 में महात्मा हंसराज के नेतृत्व में आयोजित प्रथम आर्य महासम्मेलन। नेक्स्ट है दिल्ली लाल किले के पास भीषण विस्फोट। 10 नवंबर 2025 की शाम पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास एक धीमी गति से चल रही कार में जोरदार विस्फोट हुआ और शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम हुए कार विस्फोट को सरकार ने आतंकी घटना माना है और इसकी जांच औपचारिक रूप से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 11 नवंबर को गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम, भारत के आतंकवादी विरोधी कानून और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज की और यूपीए के धारा 15, धारा 16 और धारा 18 सहित गंभीर आरोप लगाए गए। 11 नवंबर तक जांचकर्ताओं ने संदिग्ध की पहचान डॉक्टर उमर नबी या डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में भी रिपोर्ट किया, जो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले से आने वाला डॉक्टर था। डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद, हरियाणा में अल फलाह विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। डॉक्टर नबी के दो कथित सहयोगी शामिल थे, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, जिसे मोहम्मद शकील के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे थे डॉक्टर अदील अहमद राथर, को दिल्ली विस्फोट से कुछ दिन पहले इस कार्रवाई के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया जा चुका था। फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव दो घरों से कुल 2900 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। फरीदाबाद से जब्त इस विस्फोटक की श्रीनगर के नागौम पुलिस स्टेशन की जांच के दौरान 14 नवंबर 2025 को विस्फोट हो गया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी सहित कुल 9 लोगों की जान चली गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। 3 कश्मीरी डॉक्टरों के अलावा अधिकारियों ने लखनऊ स्थित एक महिला डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन सैयद को पकड़ा है, जो उसी फरीदाबाद अस्पताल में काम कर रही थी। नेक्स्ट है केरल, जो चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित हुआ। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 1 नवंबर 2025 को केरल पीरवी के अवसर पर विधानसभा के एक विशेष सत्र में राज्य को चरम गरीबी मुक्त घोषित किया। इस प्रकार केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया और पिनराई विजयन ने इस वर्ष के केरल पीरवी को केरल के लिए एक नए युग का जन्म बताया। चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना का क्रियान्वयन वर्तमान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की वर्ष 2021 में हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय के तहत शुरू किया गया था। भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय को अत्यधिक गरीबी की पहचान के लिए मुख्य कारक मानते हुए प्रत्येक परिवार के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार की गई थी। और चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना के पहले चरण में ऐसे लोगों को आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए जो राशन कार्ड या आधार कार्ड जैसी बुनियादी पहचान दस्तावेजों के बिना संघर्ष कर रहे थे।
कुसुमश्री के माध्यम से 20,648 अत्यधिक गरीब परिवारों के लिए नियमित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की गई और सर्वेक्षण में 4677 परिवारों की पहचान की गई थी, जिनसे लाइफ मिशन के तहत 4005 परिवारों को घर प्रदान किए गए, जबकि 2713 परिवारों को भूमि और घर दोनों प्रदान किए गए। 4394 परिवारों को आजीविका सहायता दी गई और बहुत से परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा एक शैक्षिक पहल है जो छात्रों को ग्राम सभा प्रक्रियाओं का व्यवहारिक अनुभव देती है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुरूप है, जो युवाओं को सक्रिय नागरिकता के लिए तैयार करती है। पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से मॉडल यूथ ग्राम की शुरुआत की गई है, जो छात्रों में नागरिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की एक अभिनव पहल है। यह सिम्युलेटेड ग्राम सभाओं के माध्यम से संचालित है, जो कि मुख्य रूप से जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा राज्य सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए है। इस पहल को व्यवस्थित रूप से देने के लिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बैठक संचालन के तहत छात्र स्थानीय शासन की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। वे सरपंच, वार्ड सदस्य, सचिव, पीडीओ, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि की भूमिकाएं निभाते हैं और बैठक का नोटिस और एजेंडा कम से कम 10 दिन पहले जारी किया जाता है तथा बैठक की जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित की जाती है। सरपंच सत्र की शुरुआत करते हैं, पिछले निर्णयों की समीक्षा व चल रहे कार्यों की प्रस्तुति होती है तथा नए प्रस्ताव व कार्य योजना पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी समारोह। 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदानों को रेखांकित करने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए के सिक्के का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर 1925 में नागपुर में की थी और महाराष्ट्र के वर्धा की समाज सेविका लक्ष्मीबाई केलकर ने डॉक्टर हेडगेवार से विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत 1936 में राष्ट्र सेविका समिति का शुभारंभ किया था और महिलाएं राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सन संघलाचाक सॉरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के मार्गदर्शन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के निर्माण की प्रक्रिया 1951 में प्रारंभ की थी। स्टार्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालकों की सूची दी गई है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोड एक्सीडेंट एंड इंडिया रिपोर्ट 2023। अगस्त 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की गई। वर्तमान संकलन कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है और इसमें 10 अनुभाग हैं और यह सड़क लंबाई तथा वाहन जनसंख्या के संदर्भ में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी को समाहित करता है। इस रिपोर्ट में प्रदान किए गए आंकड़े एशिया प्रशांत रोड एक्सीडेंट डाटा बेस परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत प्रारूपों में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से संकलित किए गए हैं। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल सड़क दुर्घटना में तमिलनाडु ने 67,213 दुर्घटनाएं यानी 14% के साथ वर्ष 2023 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान रहा। सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा और इसके बाद तमिलनाडु। दोपहिया वाहन वर्ष 2023 के दौरान कुल दुर्घटनाओं और मृत्युओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखते हैं और वर्ष 2023 के दौरान कुल मृत्युओं में ये दोपहिया सवारों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही और इसके बाद पैदल यात्री सड़क उपयोगकर्ताओं का 20.4% हिस्सा रहा। नेक्स्ट है लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में शामिल। लखनऊ को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत शामिल किया गया। यह मान्यता लखनऊ की ऐतिहासिक अवधि रसोई और उसकी समृद्ध पाक सृजनात्मक परंपरा का वैश्विक स्वीकार है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में स्थापित हुआ और ये उन शहरों का सहयोगी मंच है
जो रचनात्मकता को सतत शहरी विकास की रणनीति के रूप में अपनाते हैं और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सहयोग करते हैं। वर्ष 2025 से नेटवर्क के रचनात्मक क्षेत्रों में आर्किटेक्चर को जोड़ा गया और पहले 7 क्षेत्र यानी हस्तकला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया आर्ट्स तथा संगीत यथावत है। लखनऊ की पाक परंपरा शाही रसोई से स्ट्रीट फूड तक फैली हुई है। अवधी व्यंजनों में कबाब, बिरयानी, सीरमाल जैसी पहचानी गई विधाएं शामिल हैं, जिन्हें यूनेस्को ने रचनात्मकता और विरासत के संगम के रूप में रेखांकित किया है। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा यूनेस्को द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को दिया गया और यह भारत का गैस्ट्रोनॉमी में दूसरा शहर बना। पहला शहर हैदराबाद है जो 2019 में नामित हुआ था और यह घोषणा 2025 के 43वें महासम्मेलन में हुई जो समरकंद उज्बेकिस्तान में 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। भारत में अब तक कुल 9 शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। 2015 में जयपुर को शामिल किया गया हस्तकला और लोक कला के क्षेत्र में। 2015 में ही वाराणसी को शामिल किया गया संगीत क्षेत्र में। 2017 में चेन्नई को शामिल किया गया संगीत क्षेत्र में और 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया। 2019 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया। 2021 में श्रीनगर को हस्तकला और लोक कला के लिए शामिल किया गया। 2023 में ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया और 2023 में ही कोझिकोड को साहित्य के लिए शामिल किया गया और 2025 में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। तो 31 अक्टूबर 2025 को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इनका जन्म नादियाड में हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पहला बड़ा योगदान वर्ष 1918 में कृषक आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह में रहा। उन्होंने इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किया जो कि सफल रहा। इसके बाद 1928 में प्रमुख कृषक आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और इस आंदोलन के सफल होने के बाद बारदोली यानी गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 1947 में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने का कार्य उनको सौंपा गया था और रियासतों का विलय सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1947 में उनके नेतृत्व में स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया और बीपी मेनन इसके सचिव बनाए गए थे। उल्लेखनीय है कि उनकी स्मृति में 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित की और यह गुजरात की केवड़िया यानी एकता नगर में सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ नादियावाड़ यानी वर्तमान खेड़ा जिला गुजरात में। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई और ये कराची अधिवेशन 1931 की कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे और इनको भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत 1991 में। नेक्स्ट है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया और यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे की लागत लगभग 19,650 करोड़ रुपए है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 सेवा के चरण 2B का भी उद्घाटन किया और इसकी लागत लगभग 12,200 करोड़ रुपए है और यह मुंबई का पहला भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है। प्रधानमंत्री ने 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को प्रदर्शित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसमें न्यूजीलैंड और सऊदी अरब ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस ने फोकस देश के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और यह भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धताओं में से एक है। और इस कार्यक्रम के दौरान 24वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया गया।
इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट है DSIR योजना, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी। 24 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने या उसकी क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास की योजना को 2277.397 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति दी है और यह स्वीकृति 15वें वित्त आयोग वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए है। यह योजना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और यह देश भर के सभी अनुसंधान और विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी। इसके माध्यम से वरिष्ठ वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा तथा गणित क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और पिछले दशक में अनुसंधान और विकास पर सतत निवेश के फलस्वरूप भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में रैंक 38 तक पहुंचा और यह रुझान आगे और बेहतर होने की अपेक्षा है। NSSF के अनुसार वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशनों में भारत अब शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बैरोबी सेरांग नई रेल लाइन। तो 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम का दौरा किया और लेंगपुई एयरपोर्ट से वर्चुअल माध्यम से आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत की बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित इस रेल लाइन परियोजना में जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं, जिनमें देश का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये पुल। यह रेल लाइन बैराबी से सैरांग तक जाती है। बैराबी अब तक असम मिजोरम सीमा के पास अंतिम रेल हेड था। सैरांग मिजोरम की राजधानी आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह नई रेल लाइन हरे भरे लुसाई यानी मिजो पहाड़ियों से होकर गुजरती है और गहरी घाटियों, ऊंची पहाड़ियों तथा घने बांस के जंगलों को पार करती है और यह अब मिजोरम की राजधानी को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ती है। क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री ने आइजोल के मुआलखांग में 30 TMTPA यानी 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष LPG बॉटलिंग प्लांट की भी आधारशिला रखी है।